Good morning everyone, this is सिद्धार्थ सिंह। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। आज यूनिट सेकंड हमको स्टार्ट करनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, संविधान का निर्माण के बारे में हमको जानना है। इसका एक ओवरव्यू दिया हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। We noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like. There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow. All such rules together are called constitution. As the supreme law of the country, the constitution determines the rights of citizens, the powers of the government and how the government should function. In this chapter we ask some basic questions about the constitutional design of a democracy. Why do we need a constitution? How are the constitutions drawn up? Who designs them and in what way? What are the values that shape the constitution in democratic states? Once the constitution is accepted, can we make changes later as required by the changing conditions? One recent instance of designing constitution for a democratic state is that of South Africa. We begin this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing their constitution. Then we turn to how the Indian constitution was made, what is foundational values are, and how it provides a good framework for the conduct of citizens' life and that of the government. पिछले चैप्टर में हमने ये जानने की कोशिश की थी, ये जाना भी था कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी मनमानी के हिसाब से काम नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके लिए कई सारी चीज़ें, कई सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं कि वो किसी रूलिंग पार्टी को अपनी मनमानी करने से रोकते हैं। उसके क्या क्या फैक्टर्स थे वो हमने जाना था। एक आपका अपोजिशन पार्टी, ओके, जनता का दबाव, एक रूलिंग पार्टी का अकाउंटेबल होना अलग अलग बॉडीज़ के प्रति, अलग अलग लोगों, अलग अलग संस्था के प्रति और अपनी जनता के प्रति भी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह मिले हुए हैं उसके तहत अगर गवर्नमेंट आपके ऊपर अत्याचार करती है तो आप प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं, आप विद्रोह कर सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से अपनी भावनाओं को जता सकते हैं, अपना विरोध जता सकते हैं, आप सड़क पे उतर के विरोध जता सकते हैं, आप भारत बंद जैसी स्थिति में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या जो भी आपका चैनल ब्रॉडकास्टिंग वाला, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट वाला सिस्टम होता है, आप उसके ज़रिए भी अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने विचारों को खुले मन से लिख सकते हैं, बशर्ते वो इलीगल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपना विरोध जता सकते हैं। साथ में आपकी रूलिंग पार्टी एक होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है। तो अपोजिशन पार्टी और भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ रूलिंग पार्टी के ऊपर दबाव बनाती रहती हैं समय समय पे, और उनके जो काम होते हैं उसको रिव्यू करती रहती है, जिससे कि होता ये है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो किसी तरह का ऐसा काम नहीं कर पाती है जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आ जाए या फिर कुछ इलीगल फ्रेमवर्क आपका स्थापित हो जाए। साथ में कई सारी और संस्था है, आपकी कई सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपका ऐसा है, जैसे आपका कैग है, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है, आपका उसकी अलग ही सुप्रीमेसी है, आपकी हाई कोर्ट्स वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं ये बहुत मैटर करती हैं। सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि एक ये इंडिपेंडेंट आपकी संस्था है और वो गवर्नमेंट के ऊपर बराबर दबाव बना सकती है। अगर वो किसी प्रकार का भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज कर रही है या कॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल वर्क कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के पास अथॉरिटी होती है कि वो गवर्नमेंट को फटकार लगा सके। आपने कई बार देखा भी होगा कि वो न्यूज़ पे आता रहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है कि जो भी आप बिल्स वगैरह पास करना चाह रहे हैं या जो आप काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, या फिर ऑर्डर दे सकती है कि ये सारे काम आपको करने हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि किस तरह से एक सरकार अपना मनमानी नहीं कर सकती है। ठीक है, कुछ बुनियादी नियम हैं जिसका पालन नागरिकों को भी करना होता है और गवर्नमेंट को भी करना होता है। ऐसे सभी नियमों को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। भाई देखिए, सीधी सी बात है, आप अगर कोई खेल खेलते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए आप लगभग सभी का फेवरेट होता है क्रिकेट होता है, किसी का हम कहते हैं खो खो होता है, खो खो भी अपने स्कूल में बहुत चलता है। तो क्रिकेट और खो खो दोनों में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं।
उन बेसिक रूल्स को सभी को फॉलो करना होता है, चाहे वो डिफेंडर हो, चाहे वो अटैकर हो, है ना। क्रिकेट में चाहे वो बॉलिंग वाली टीम हो, चाहे वो बैटिंग वाली टीम हो, या अंपायर्स हों, वो अंपायर्स एक रिव्यू सिस्टम करते हैं, वो निगरानी रखते हैं कि कौन नियम फॉलो कर रहा है, कौन नियम फॉलो नहीं कर रहा है। तो बॉलिंग टीम को भी और बैटिंग टीम को भी दोनों को सेम नियम फॉलो करने होते हैं। क्रिकेट को जो बेसिक रूल्स होते हैं वो सभी फॉलो करने होते हैं। वो जो बेसिक रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, वो बेसिक रूल्स आपके क्या कहलाते हैं? वो बेसिक रूल आप कह सकते हैं कि वो क्रिकेट का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिकेट का संविधान है। क्रिकेट के जो नियम कहलाते हैं उसे हम बेसिकली, जो बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे नियम को हम किसी एक बुक में कंप्रेस कर लेते हैं, एक बुक में कंपाइल कर लेते हैं। तो उन सारे नियमों को एक साथ अगर हम जोड़ते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं कि वो क्रिकेट का संविधान कहला जाएगा। इसी तरह से खो खो में है, खो खो में डिफेंडर अटैकर दोनों को एक ही नियम फॉलो करना होता है, जो आपका बेसिक रूल खो खो के लिए निर्धारित किया गया है कि कोई भी बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं करेगा, कोई पोल की दूसरी तरफ से घूम के नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये सारे नियम आपके फिक्स किए गए हैं। तो इन नियमों को, ये जो बहुत सारे नियम हैं, इन नियमों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं खो खो का ये कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, खो खो का संविधान है ये, ठीक है। अगर इन संविधान में चेंजेस हो जाए तो फिर कैसा रहेगा? तो ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। अगर उस नियम में, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में अगर बॉलर अगर कोई ऐसी गलती करता है जो क्रिकेट के रूल को ब्रेक कर रहा है, तो उसके लिए कौन निगरानी करने के लिए है? उसके निगरानी करने के लिए कौन है? सबसे पहले तो वहीं पे आपका मैदान भी मौजूद होता है। 2 आपके अंपायर्स होते हैं, एक आपका थर्ड अंपायर होता है। उसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं संभल रही हैं तो फिर जो आपका क्रिकेट बोर्ड होता है वो आगे आता है। उसके बाद भी अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो इंटरफेयर कौन करता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करता है। तो इसी तरह से एक गवर्नमेंट के लिए भी सेम सिस्टम होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसमें आपका उस गवर्नमेंट पे दबाव बनाने का काम अपोजिशन पार्टीज़ भी करती हैं। अपोजिशन पार्टी एक होती है वो करती है, अलग अलग जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो दबाव बनाती हैं। आपकी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थाएं गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाती हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह आपका ये सबसे ऊपर वाली संस्था है जो सरकार के ऊपर सीधे तौर पे दबाव बना सकती है। तो ठीक है, ये इतना हमने समझ लिया। तो संविधान हम किसको कहेंगे? कुछ ऐसे नियम जिनको सरकार भी फॉलो करती है, जिन्हें नागरिकों को भी फॉलो करना पड़ता है, उन नियमों को हम संविधान कहते हैं। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं और उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है, क्या कंडीशंस होती हैं उस कंडीशन से बनाया जाता है। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुसार क्या उसमें बदलाव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम जानेंगे। हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का लिया गया है इस चैप्टर में, इस बुक में। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण को अंजाम दिया, हम इस चैप्टर में शुरुआती दौर में इसका अनुभव करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और उसके पीछे के मौलिक विचार मूल्यों को चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए एक बढ़िया ढांचा संविधान के थ्रू हमको उपलब्ध होता है। तो सबसे पहले अफ्रीका की स्टोरी है, अफ्रीका का क्रियाकलाप है, ये किस तरह से वहाँ संविधान बना, क्या वहाँ पे क्या सिनेरियो था, क्या कंडीशंस थी, क्या ऐसा हो रहा था, नेल्सन मंडेला कौन है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि संविधान ज़रूरी क्यों है और फिर उसके बाद जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण आपका कैसा हुआ था। इस वीडियो में फ़िलहाल अपन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, 2.1 के बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। ये आपकी जो फ़ोटो दिख रही है ये नेल्सन मंडेला की है। नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। उनका एक कोट है जिसको हम देख लेते हैं। आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन।
I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. इनका कहना है कि मैंने गोरों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है, मैंने जो गोरे नहीं हैं, जो काले हैं, उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। मैं एक एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कल्पना करता हूँ जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ आपस में सहयोग बनाकर रह सकें और सभी को समान अवसर उपलब्ध हों। अपॉर्चुनिटी को हम अवसर कहते हैं कि सभी को एकदम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसी आदर्श के लिए मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। ये जो आपका पूरा कथन है ये नेल्सन मंडेला का है, और इनका एक अहम रोल है साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक सेटअप तैयार करने का। दिस वॉज नेल्सन मंडेला being tried for treason by the white South African government. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in this country. He spent the next 28 years in South Africa, most dreaded prison, Robben Island. ये कोट आपका नेल्सन मंडेला ने कहा था, और दक्षिण अफ्रीका की जो वाइट सरकार थी, जो गोरे लोगों की सरकार थी, उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था नेल्सन मंडेला के ऊपर। उन्हें और 7 और उनके नेताओं को, पॉलिटिकल लीडर्स को 1964 में देश में रंगभेद में चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया था। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयानक जेल रॉबेन द्वीप में कैद किया गया था, रॉबेन आइलैंड पे कैद किया गया था। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है रंगभेद। ओके, अपार्थाइड वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम of racial discrimination unique to South Africa. The white Europeans imposed this system on South Africa during the 17th and 18th centuries. The trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin colors. The native people of South Africa are black in color. They made up about 3/4 of the population and were called blacks. Besides these two groups, there are people of mixed races who were called colored, and people who migrated from India. The white rulers treated all non-whites as inferiors. The non-whites did not have voting rights. रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी। दक्षिण अफ्रीका पे ये व्यवस्था यूरोप के जो वाइट कम्युनिटी थी, जो गोरे लोग थे, उन्होंने थोपी थी। और 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप से बिजनेस के तौर पे व्यापार करने के हिसाब से आई हुई कंपनियां दक्षिण अफ्रीका को उसी तरह हथियारों और ज़ोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को उन्होंने गुलाम बनाया था। पर भारत से उल्टा हिसाब उनका ये था कि भारत में तो काफ़ी लोग जितने विदेशी थे यहाँ से पलायन कर गए थे, सब अपने अपने देश वापस लौट गए थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में ये सीन हुआ नहीं। साउथ अफ्रीका में सीन ये हुआ कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग वहीं पे सेटल हो गए और उन्होंने स्थानीय सरकार को अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी कलर के हिसाब से बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों का जो कलर था वो ब्लैक था, रंग काला था। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 था, 3/4 था, और उन्हें नॉन वाइट्स के नाम से जाना गया, जिसको हम अश्वेत भी कहते हैं। श्वेत मतलब गोरा, अश्वेत मतलब गोरा नहीं, ठीक है। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्ल भी थी जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। ये इनकी पुरानी आदत थी। अगर देखा जाए तो अगर जैसे भारत में जातिवाद होता है
भारत में कास्ट वाला सिस्टम होता है कि यहाँ पे जातिवाद के नाम पे सरकारें गिर जाती हैं, सरकारें बन भी जाती हैं, है ना। तो फॉरेन कंट्रीज़ में अब वहाँ पे जातिवाद तो होता ही है, जातिवाद वहाँ होता है क्योंकि वहाँ पे जैसे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वहाँ की वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। तो उसमें भी कई सारे क्रिश्चियंस होते हैं, कुछ कैथोलिक होते हैं, कुछ और तरह के क्रिश्चियन होते हैं, कुछ कन्वर्टेड क्रिश्चियंस होते हैं। तो इन सभी में भेदभाव होता है। आप ये मत सोचिए कि उनकी जानकारी आपको नहीं मिलती है, आप सिर्फ अपने देश को देख रहे हैं, आप अपने देश को आप कोस रहे हैं कि यार बताइए यहाँ पे कितना जातिवाद है, कितना धर्मवाद है। ये सिर्फ यहाँ की कंडीशन नहीं है, हमारे देश से कहीं ज़्यादा लाख गुना ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में आपको, यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स वगैरह में आपको ये चीज़ें, साउथ अफ्रीका वगैरह में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे आपका रेसिज्म बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे कलर वाइज, आपका रिलीजियस वाइज, आपका एरिया वाइज, कंट्री वाइज बहुत ज़्यादा आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ के जो ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स मतलब आप समझते हो जैसे वास्को डी गामा था, तो ये सारे लोग 1498 में 1498 में भारत में व्यापार करने के हिसाब से आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी आपकी भारत में व्यापार करने के हिसाब से आई थी, लेकिन ये लोग दिमाग से चालाक थे। हम लोग भोले भाले लोग थे, हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाले लोग थे, हमारे मन में चालाकी नहीं थी, हमारे मन में कपट नहीं था, छल कपट नहीं था, हम लोग फ्रॉड नहीं थे। ये विदेशी पूरे के पूरे फ्रॉड थे। ये ट्रेडर के हिसाब से आए थे और यहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे आपस में साठगांठ बना के यहाँ पे कब्जा कर लिया। सेम चीज़ उन्होंने अफ्रीका में की थी। यूरोपियंस आए थे अफ्रीका में, उन्होंने कब्जा कॉलोनीज़ बनाई, पहले व्यापार किया, व्यापार करने के बाद धीरे धीरे कब्जा कर लिया। और कब्जा कैसे किया? इन्फोर्समेंट के साथ में, हथियारों के बल पे, जोर जबरदस्ती के बल पे इन्होंने कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद जो लोकल गवर्नमेंट थी उसको हथिया लिया। लोकल गवर्नमेंट पे अपना एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेटिंग उन्होंने लागू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने ये किया कि जब गवर्नमेंट इनके हाथ पे आ गई तो धीरे धीरे उन्होंने ये किया कि ये कलर वाइज लोगों को बांटना स्टार्ट कर दिए। ये गोरे थे तो ये अपने आप को ऊंचा समझते थे, बाकी जो लोग थे जिनका कलर डल था या कलर आपका वाइट नहीं था, ब्लैक था, उन सभी को उन्होंने नीचा समझना स्टार्ट कर दिया। तो अफ्रीका में तो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, विषुवत रेखा की ज़्यादा पास में है, तो वहाँ लोगों का रंग तो स्वाभाविक बात है काला हो जाना है। और वहाँ पे कुछ मिक्स कलर्ड भी लोग थे। इंडिया से भी जो लोग थे जिनको यूरोपीज़ अफ्रीका ट्रांसफ़र कर देते थे, तो उन्हें भी नॉन वाइट के नाम से जाना जाता था। तो जो नॉन वाइट्स होते थे या ब्लैक होते थे उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होता था। तो इन्हीं सारी चीज़ों के खिलाफ नेल्सन मंडेला और उनके साथी वगैरह अपोज करते थे, प्रोटेस्ट करते थे। तो उन्हें 28 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, तो यहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। आपका 17वीं 18वीं शताब्दी में ये गुलाम हुए, फिर धीरे धीरे, भाई सीधी सी बात है, कौन अपने ऊपर आजीवन गुलामी का चिन्ह देखना चाहता होगा? कौन खुली हवा में सांस नहीं लेना चाहता होगा? कौन नहीं चाहता होगा कि हम अपने देश में अपने से रूल करें? किसी दूसरे का इंटरफेरेंस कौन बर्दाश्त करेगा? तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें लोगों के मन में जागरूकता आई, लोग अवेयर होते गए और धीरे धीरे लोगों ने इसको अपोज किया, विरोध किया और फिर उसका आगे पढ़ेंगे हम कि कैसे संविधान बना। ओके, द अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली oppressive for the blacks. They were forbidden from living in white areas. They could work in white areas only if they had a permit. Trains, buses, taxis, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, public toilets were all separate for the whites and blacks, which this was called segregations. They could not even visit the churches where the whites worshipped. Blacks could not form associations or protest against the terrible treatment. भेदभाव की सीमा इस तरह की थी कि जो गोरे थे वो हर चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे। ये पूरा सिस्टम, जो पर्टिकुलर जो पूरा सिस्टम था अपार्थाइड का, ये सिर्फ जो ब्लैक्स थे उनके लिए था। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यूरोपियंस ये समझते थे कि जो साउथ अफ्रीका की जो कंट्री है, ये जो कॉन्टिनेंट है ये हमारा हो गया, क्योंकि हम गोरे हैं। और ये अपने आप को गोरा होने पे श्रेष्ठ समझते थे, है ना, अपने आप को गोरा होने पे श्रेष्ठ समझते थे, अपने आप को ऊपर समझते थे, अपर समझते थे। इसकी वजह से ये लोग इन्फोर्स करके औरों के ऊपर अत्याचार करते थे। तो जो ब्लैक्स थे, साउथ अफ्रीका के जो नेटिव्स थे, जो वहाँ पे मिक्स ब्रीड के थे
और जो इंडियंस थे, नॉन वाइट्स थे, उनके लिए ये सारी चीज़ें समस्याएं थी कि उनको अलग अलग जगह पे बैन करके रखा गया था। वो किसी ऐसी जगह पे नहीं रह सकते थे जहाँ पे वाइट्स कॉलोनी रहती हैं, वहाँ पे ये सिर्फ काम कर सकते थे इवन सिर्फ जब इनके पास परमिट होती थी। जब इनको परमिट मिलती थी गोरों की तरफ से तब ये वहाँ पे काम कर सकते थे, अन्यथा नहीं कर सकते थे। बहुत सारी ऐसी जगहें थी। हमने कुछ आपके प्रीवियस क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा या फिर पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में अमेरिका में जो ब्लैक्स हुआ करते थे, जो अफ्रीकन अमेरिकन हुआ करते थे, उन्हें बस में बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। या तो पीछे बैठेंगे या फिर अगर पूरी सीट में अगर गोरे बैठे हैं तो आपको खड़े होकर जाना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्शंस जो आपके कहाँ कहाँ लगाए गए थे, ट्रेन्स में, बसेस में, टैक्सी, होटल्स में, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, और कहाँ कहाँ लगाए थे, पब्लिक टॉयलेट्स, ये सारी जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था कि यहाँ पे ब्लैक्स अलाउड नहीं हैं। अगर ब्लैक्स अलाउ होंगे, अगर ब्लैक्स वहाँ पे गलती से पहुँच जाते हैं तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सकती है वो उतनी ज़्यादा सज़ा इनको देने में पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें थी ब्लैक्स के लिए बहुत ज़्यादा इर्रिस्पेक्टिव थी, और इन्हें चर्च भी विजिट करने के लिए नहीं दिया जाता था। उन चर्चों को विजिट करने के लिए नहीं दिया जाता था जहाँ पे वाइट्स, जहाँ पे गोरे, जहाँ पे ये यूरोपियंस जाके अपनी पूजा पाठ किया करते थे। जो इनका चर्च में पूजा पाठ होता है वो किया करते थे, वहाँ पे ब्लैक्स को अलाउ नहीं था। इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भाई देखिए, आपको भारत में एक एसोसिएशन बनाने की आज़ादी है, आपको प्रोटेस्ट करने की आज़ादी। आप इवन एक प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में ये अधिकार भी इनके पास नहीं था। ये एक संस्था नहीं बना सकते थे, ये एक एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते थे, ना ही ये प्रोटेस्ट कर सकते थे इस टेरिबल ट्रीटमेंट के खिलाफ। ओके, सिंस 1950 द ब्लैक्स, colored and Indians fought against the apartheid system. They launched protest march and strikes. The African National Congress (ANC) was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. This include many workers, unions and the Communist Party. Many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle. Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government torturing and killing thousands of blacks and colored pupils. 1950s में जो ब्लैक्स थे और जो कलर्ड थे, जो आपके नॉन वाइट्स थे, जो आपके इंडियंस कहलाते थे, उन सभी ने मिलकर एक संघर्ष छेड़ दिया। उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। वो इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, इस रेसिस्ट के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़ताल वगैरह आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट होकर विरोध कर रहे थे, और इसमें कई सारे मजबूत मजदूर संगठन थे, कई सारे कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। बहुत सारे समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी इस रेसिज्म के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस प्रमुख भूमिका में आगे अपना हाथ बढ़ाया। अनेक देशों ने इस रेसिज्म के खिलाफ आवाज़ें उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने, जो गोरी सरकार थी, जो वाइट गवर्नमेंट थी, उसने कई सारे लोगों की हत्या करवाई, कई लोगों को जेल में भरा, और इस तरह से उसने इस विद्रोह को दबाया और अपना जो शासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको जारी रखा। टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। फ़िलहाल यहाँ तक इतना ही।